जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपको मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, मॉडल पेपर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 अपलोड करूंगा। पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अभी ज़्यादा टाइम वेस्टेज न करते हुए, आपका बी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 2 पार्ट 1 अभी शुरू करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 है। सबसे पहले आपको फिलिंग द ब्लैंक दिखाई देंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स ये दिख रहा है सभी को। फिलिंग द ब्लैंक्स है। अभी इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। अभी इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है, दाहिने से सच डैश 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 इंच का कदम आगे लिया जाता है। जब हम दाहिने से सच करते हैं तो हम 15 इंच का कदम आगे लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है वन का ए। दाहिने सच में हम 15 इंच का कदम आगे लेते हैं। मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख दिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आदेश के दो भाग होते हैं। कौन कौन से आदेश के भाग होते हैं? ड्रिल के दौरान जो भी हम आदेश देते हैं उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? चेतावनी और कार्यवाही। पहले हम आपको आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, और दूसरी होती है कार्रवाई। इंग्लिश में बोलते हैं कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये दो भाग होते हैं। थंब का वर्ड ऑफ कमांड कौन से पैर पे दिया जाता है? तो सभी कैडेट ध्यान रखें, थंब या ड्रिल का कोई भी मूवमेंट होता है वो बाएं पैर से शुरू होता है। बाएं मतलब लेफ्ट पैर पे शुरू होता है और लेफ्ट पैर पे ही खत्म हो जाता है। तो कोई भी वर्ड ऑफ कमांड जो होता है वो लेफ्ट पैर पर ही दिया जाता है। नेक्स्ट, बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र के दौरान हरकत होती है। मतलब क्वेश्चन का ये मतलब है, बाजू शस्त्र में अगर हम हैं तो सलामी शस्त्र करना है तो कितनी हरकत करेंगे, कितनी बार मूवमेंट करेंगे? वो मूवमेंट का है 4 बार। 4 बार हम मूवमेंट करेंगे। सावधान की स्थिति में एड़ी के बीच में डैश 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 का कोण बनता है। हमेशा ध्यान रखें सभी, सावधान के बीच में जो एड़ी पंजों के बीच में जो कोण बनता है 30 डिग्री का बनता है, और दोनों में जो गैप होता है वो 6 इंच का होता है। अभी हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। धीमी चाल में 1 मिनट 110 कदम के लिए जाते हैं। एनसीसी कैडेट धीमी चाल के दौरान 1 मिनट में 110 कदम चलते हैं। ये है ट्रू एंड फॉल्स। ये सही है या गलत है, ये आपसे पूछा गया है। ये सही है या गलत है? एनसीसी कैडेट, ये ट्रू एंड फॉल्स है। एनसीसी कैडेट धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? इसमें क्या दिया है? 110 कदम चलते हैं। तो ट्रू या फॉल्स? ये रॉन्ग है, 110 कदम नहीं चलते हैं। ठीक है, ओके। विश्राम में बाएं पैर उठाया जाता है। दिल का कोई भी मूवमेंट कहाँ से शुरू होता है? बाएं पैर से शुरू होता है, तो बिल्कुल सही है। विश्राम में क्या करते हैं? हम बाएं पैर उठाते हैं। सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच 12 इंच का फासला होता है। ध्यान रहे, सावधान पोजीशन में कभी भी 12 इंच का फासला नहीं होता है, ये फॉल्स है। सावधान पोजीशन में हमेशा 6 इंच का फासला होता है। 6 इंच का फासला होता है, ये गलत है। ठीक है, फॉल्स है। ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं? जो अभी मैंने आपको बताया था, चेतावनी और कार्रवाई, दोनों में क्या फ़र्क है? जो अभी आपको मैं बताया था वही सेम है। नेक्स्ट, सही गलत। अभी ये ट्रू एंड फॉल्स चल रहा है। अभी आ गया ये वेपन ट्रेनिंग आ गया। ये अभी आपने ड्रिल देखा था, अभी वेपन ट्रेनिंग है। 5.56 mm इंसास राइफल की मैग गलत जवाब है। 600 से 650 होती है, इसलिए ये कौन सा है? ये फॉल्स हो गया है, ये सही नहीं है। .22 राइफल डीलक्स की मैगजीन की कैपेसिटी 5 राउंड है। .22 डीलक्स मैगजीन, ध्यान रहे हमेशा, .22 की जो डीलक्स मैगजीन है या फिर सपोर्टिंग का मैगजीन है उसका 5 राउंड का है, और जो आपका .22 मार्क 4 राइफल है उसका 10 का कैपेसिटी। ये बिल्कुल हो जाता है सही। और जो .22 राइफल के बैरल में 6 खांचे होते हैं। खांचे से मतलब होता है 6 गुरुज होते हैं, बिल्कुल सही है। कोई सी राइफल होते हैं सभी में क्या होता है? 6 गुरुजी होते हैं। 5.56 mm
राइफल की कारगर पहुंच मीटर 400 मीटर है। मतलब ये बोल रहा है 5.56 इंच राइफल है, उसकी जो कारगर रेंज है वो क्या है 400 मीटर है। बिल्कुल सही जवाब है। टारगेट के मध्य को एमपीआई कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मेन एमपीआई बोलते हैं, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये होता है एमपीआई। ये बिल्कुल सही जवाब है। अभी चलते हैं आगे। राइफल से फायर करने की कौन कौन सी पोजीशन होती है? राइफल से कौन कौन सी पोजीशन से फायर कर सकते हैं? राइफल से हम 4 पोजीशन से फायर कर सकते हैं। 4 पोजीशन से हम राइफल से फायर करते हैं। नंबर 5 है लेइंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। ये 4 पोजीशन होती हैं, इससे हम फायर कर सकते हैं। अच्छे फायर करने वाले के 3 आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं? मतलब बेस्ट फायरर जो होता है, अच्छे फायरर के उसूल क्या होते हैं? मजबूत पकड़, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हैंडलिंग, ग्रिपिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, जो भी है ये। अभी चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है, ध्यान रहे बच्चों। ये क्वेश्चन चाहे बी एग्जाम हो चाहे सी एग्जाम हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है इसमें? 7 नंबर जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एनसीसी कैडेट हो, आप हथियार सफाई में जा रहे हो, तो आपको किन किन सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है? कौन कौन सी सामान की ज़रूरत पड़ सकती है? तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बीओसी में कंटिन्यू पूछा जाता है, 2-3 साल से कंटिन्यू पूछा जा रहा है। नंबर 1 है चिंदी। चिंदी, राइफल की बैरल को साफ करने के लिए चिंदी की जरूरत होगी। और चिंदी में किस में लगाया जाएगा? फुलथ्रू में लगाया जाएगा, फुलथ्रू चाहिए। राइफल जब साफ हो जाती है तो उसमें क्या तेल लगाया जाता है, तेल का भी होना चाहिए। गर्म पानी बैरल में डाल के साफ करते हैं, जब तेल जम जाता है, तेल अगर ठीक से नहीं निकलता है तो गर्म पानी डालते हैं। राइफल हम कहाँ रखेंगे? ज़मीन पर रखेंगे नहीं, उसके लिए दरी का इस्तेमाल किया जाता है। राइफल का और बाकी पार्ट साफ करने के लिए तो सूती कपड़े का चाहिए। अगर चिंदी आपकी फट जाती है राइफल के अंदर तो रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और बॉडी साफ करने के लिए क्या करना है? ब्रश का इस्तेमाल किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है और आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही याद करने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे फायरर के बुनियादी उसूल को: लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, गोली चलाना, अनुगमन। सबसे पहले क्या है? अपने टारगेट को पहचान लो। नंबर पहला क्या है? लक्ष्य की स्थिति। सबसे पहले क्या है? अपने टारगेट को पहचान लो। श्वास नियंत्रण, फायर करने से पहले सांस को थोड़ा रोक के रखो, जिससे क्या होता है आपकी राइफल का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। गोली चलाना मतलब ट्रिगर ठीक से प्रेस करो। अनुगमन मतलब अच्छी से पोजीशन इख्तियार करो। एक जब ये आप अच्छे से फायर कर पाओगे जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बीसी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ये आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक और 9 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इन्फेंट्री सेक्शन के सभी हथियारों के नाम लिखो। इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं आपको पता है, सबका एक देश का सेक्शन होता है, तो इसमें सभी हथियार कौन से हैं? नंबर 5.56 mm इंसास राइफल, LMG लाइट मशीन गन, 84 RL, 84 mm पक्का लिखना है, और 9 mm पिस्टल और 9 mm CM। ये होते हैं एक सेक्शन में इस्तेमाल होने वाले हथियार जो कि लड़ाई के दौरान हमारी या सोल्जर्स की लड़ाई करने में मदद करते हैं। अभी 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा हर बार पूछी जाती है, लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं, लिम्बर अप क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, लिम्बर अप बहुत ही फायर करने की पोजीशन में जाएं, शिस्त लें और आंख, दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाएं, अगले आदेश का इंतजार करें, उसे लिम्बर अप कहते हैं। जब आप फायरिंग करने जा रहे हो तो आपको फायरिंग पोजीशन इख्तियार करें। सबसे पहले क्या करना है? फायरिंग पोजीशन आपने इख्तियार करनी है। जब आपकी फायरिंग पोजीशन हो जाता है तो आपने क्या करना है? शिफ्ट लेते हुए टारगेट को देखें और फायर करने के लिए एकदम रेडी हो जाएं। आपने सिर्फ फायर आदेश लेना है और फायर करना है। इसी कार्रवाई को हम क्या करते हैं? लिम्बर अप कहते हैं। ये होता है लिम्बर अप। अभी ध्यान रखें, ये आपके आगे मिसलेनियस का क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न का पूरा नाम लिखो।
WTLO का फुल फॉर्म लिखना है, तो फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, होल टाइम लेडी ऑफिसर। और ANO का फुल फॉर्म एसोसिएट NCC ऑफिसर CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। जो CATC है ये जो क्या होता है, कैंप होता है बच्चों का, तो उसके लिए ये बताया गया है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये वाला तकरीबन मेरे हिसाब से हर NCC के एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपको 2-3 तो इसमें से मिल ही जाएगा, ये भी आपने याद करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन भी अमूमन पूछा जाता है, NCC के झंडे में कितने रंग होते हैं तथा कौन सा रंग किसका प्रतीक होता है। जैसे हमारे तिरंगे झंडे के रंग पूछे जाते हैं, ऐसे ही इसमें NCC के जो एग्जाम होता है उसमें NCC के रंग भी पूछे जाते हैं। तो NCC के झंडे में 3 प्रकार के रंग पाए जाते हैं। नंबर पहला क्या होता है, लाल रंग, जो कि आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। NCC के झंडे में कितने रंग होते हैं और ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको पता है कि NCC के झंडे में अमूमन क्या होता है, 3 रंग होते हैं। जो नंबर पहला रंग होता है रेड कलर का रंग होता है। रेड कलर किसको दर्शाता है, रेड कलर हमेशा आर्मी को दर्शाता है। हल्का नीला क्या करता है, एयरफोर्स को दर्शाता है। और जो गहरा नीला कलर होता है वो नेवी को दर्शाता है। और तभी हमारे जो एक कलर भी दर्शाए हुए हैं, देखो रेड ही बताया है, उसके बाद हल्का नीला और ये गहरा नीला, ये तीनों सेनाओं को दर्शाता है। इसलिए हमारी NCC की जो ट्रेनिंग है वो भी 3 प्रकार से चलती है, आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ तीनों को हम डिफेंस गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न राज्यों की राजधानी लिखो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सभी जो इंडिया में जितने राज्य हैं सभी की राजधानी पता होनी चाहिए। तो अभी लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या है राजधानी, कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु, उड़ीसा का भुवनेश्वर। कर्नाटक का राजधानी क्या है, बेंगलुरु, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो गया। नागालैंड का कोहिमा है, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला। ये कुछ राजधानियों के नाम हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अभी इसमें पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और भी आएंगे, भारत का नवीकरण निर्मित राज्य क्या है। नवीकरण निर्मित मतलब जो फिलहाल में ही बना हुआ राज्य था वो है तेलंगाना। तेलंगाना का भी अलग कर दिया गया है, इसलिए नवीकरण राज्य, नवीकरण का मतलब हिंदी में नवीकरण का मतलब ही होता है जो अभी बनाया हुआ राज्य होता है वो होता है नवीकरण। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना। ये है आपका नवीकरण। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के बोले जाएंगे, तो जो जनता से नाम से संबोधित किया गया है भारतीय संविधान में एक आम नागरिक को। थल सेना के प्रमुख का नाम लिखो। जनरल मनोज मुकुंद नरवरे, अभी हो सकता है ये नरवरे साहब चेंज हो चुके हैं, तो उनका नाम देख लेना क्या है। NCC के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर सिंह, ये है क्या, महानिदेशक हैं NCC के। वंदे मातरम गीत की रचना डैश डैश ने की थी, सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ अगले राज्यों के नाम लिखो। जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं जिन राज्यों से, उनके नाम लिखना है। उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले राज्यों के नाम लिखो। तो एक उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्यों के नाम हैं, सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश में लगता है, हिमाचल और हरियाणा। ध्यान रखें ये तीनों पहाड़ी क्षेत्र हैं, और हरियाणा तो नज़दीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा तकरीबन एक मिलते जुलते क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ही छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, इसलिए पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में था, इसलिए एक ही राज्य था। अभी का छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तो इसको भी अभी काउंटिंग में लेना पड़ेगा। राजस्थान मिलता है, झारखंड मिलता है, बिहार मिलता है और दिल्ली भी राज्यों में मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगान में सम्मिलित होने वाले राज्यों के नाम लिखो। 25 को देख के थोड़ा असमंजस में चले जाते हैं, हमारे राष्ट्रगान में नाम कौन से शामिल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉमन है, ये जैसे हम लोग गाना गाते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो इसमें कई इन राज्यों के नाम आते हैं जिसमें पंजाब आता है, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ये जो कुछ राज्य हैं जो हमारे राष्ट्रीय गान में सम्मिलित होते हैं,
उसी का नाम आपसे पूछा गया है, उसी के बारे में हमने सिर्फ बताना है। ये 5 राज्य हैं जिनका नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, भारत में कुंभ मेला लगने वाले स्थानों के नाम बताओ। 4 ही जगह हैं जहाँ कुंभ मेला लगाया जाता है। सबसे पहले क्या, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद का नाम बदल दिया है, सभी को पता है। तो इन 4 राज्यों में क्या होता है, ये हमारे कुंभ मेला लगाए जाते हैं। और कुंभ मेला की बहुत ही वैल्यू होती है, हिंदू धर्म में सभी लोगों को एक बार कुंभ में जाके स्नान करना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, अब इसके बाद आपको पार्ट 2 बना दूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए पार्ट 2 बनाऊंगा उसके लिए। अभी 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? क्या है भारत के प्रमुख निर्माण की राष्ट्र समस्याएं? क्षेत्रीयता की भावना। क्षेत्रीयता मतलब हमारे, जैसे में बोलता है मैं बंगाली हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी स्टेट का जो व्यक्ति होता है, हमारा इंडियन सिटीजन होता है, किसी भी दूसरे राज्य में जाता है तो उसको थोड़ा गलत नज़र से देखा जाता है। ये चीज़ें बहुत ही घातक हैं और यही हमारे राष्ट्र निर्माण करने में कुछ समस्याएं पैदा करती हैं। दूसरा क्या, भाषावाद। भाषावाद में कोई बंगाली बोलता है तो बंगाली में कुछ प्रॉब्लम होता है तो बंगाली सपोर्ट कर देता है, या फिर कोई यूपी में जाता है, एमपी आपस में जो लोकल लैंग्वेज के होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आता है उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। जातिवाद, ये भी जातिवाद भी एक समस्या है। देश में एक देश है तो हमारे सिटीजन भी एक जैसे होने चाहिए, उसमें जातिवाद का कोई हिसाब किताब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय दल, अच्छा राष्ट्रीय दल, ये सबसे बड़ी समस्या है राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल क्या करते हैं, एक तो इंडिया के अंदर इतने सारे राष्ट्रीय दल बना दिए गए हैं जिसकी पता ही नहीं है, जिसको मर्जी का वही अपनी पार्टी बना के खड़ा हुआ है। तो ये राष्ट्रीय दल की वजह से ही हमारे देश के अंदर क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद पैदा हो रहा है। अगर ये अपना काम राष्ट्रीय दल ठीक से करेंगे तो ये दोबारा से नौबत नहीं आने वाली है। विदेशी तत्व जैसे हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता रहता है, हमारे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसकी वजह से आतंकवाद फैलाता है। ये भी विदेश का भी बहुत अहम भूमिका है। और भी जो कंट्रियाँ वगैरह हैं वो भी फंडिंग करती हैं गलत काम करने के लिए, इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। आर्थिक समानता, ये भी एक क्वेश्चन है। आर्थिक समानता, सभी लोग समान नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा है, उनके पास इतना पैसा है कि वो हमेशा पकड़े जाते हैं गलत काम करते हुए, जिसके पास नहीं, बेचारे खाने के लिए भी नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरत है। सांप्रदायिकता भी एक मुद्दा है। सामाजिक विषमता तो हाँ, ये भी एक मुद्दा बोल सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, इसमें एक क्वेश्चन और इसमें एक पॉइंट और ऐड होना चाहिए, वो होता है तेजी गति से फैल रही है, उसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपका, आदर्श नागरिक के गुण लिखो। नंबर पहला क्या है, आदर्श नागरिक के गुण के नंबर पहला है देश के प्रति प्रेम और निष्ठा रखना। जो हमारे देश का एक अच्छा सिटीजन है वो देश के प्रति सम्मान रखेगा, देश के प्रति निष्ठा रखेगा। हमने देखा हमारे देश में रहने वाले हमारे देश का ही खाते हैं और गुणगान किसी और देश का खाते हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। देश के कानून का पालन करना, कई लोग ऐसे भी पाए जाएंगे इंडिया बोला हम जो हमारे भारत देश का कानून उसको मानते नहीं, तो ऐसे ना बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये देश चलता ही कानून से, अगर कानून आप मानोगे तभी कार्रवाई होगी। बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ लिखाई गई है, इस पर सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, गुड। देश प्रेमी लोगों के लिए इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। देश को ज़रूरत पड़ने पर मदद प्रदान करना, जैसे कोई भी आपदा आ जाती है तो हमारे लोग आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। जितने हमारा जो एक्ट्रेस है सोनू सूद, जिस अभी कोरोना आया था उसने कितना सहयोग किया था, गुड। ऐसे एक्टर्स को रियल हीरो है वो, और उसको हमें सम्मान देना चाहिए ऐसे लोगों को। देश की संपत्ति की रक्षा करना, कोई भी गवर्नमेंट से विवाद हुआ, देश की संपत्ति जला दी तो वो भी ठीक नहीं लगता है। देश की संपत्ति का भी हमने क्या करना है, सम्मान करना, उसको बचा कर रखना, वो हमारे लिए ही है। हम उसको अगर जला देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है इस चीज़ों के बारे में हमारे हर देश के नागरिकों को पता होना चाहिए। किसी भी देश के नागरिकों की नागरिकता किन कारणों से समाप्त हो सकती है। अगर आप, हो सकता है आप इंडिया में सिटीजन, आप कोई इनमें से जो एक पॉइंट दिया है आप गलत काम कर देते हैं तो आपको इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ही पता होना चाहिए। ज़रूरी है एनसीसी का हर इंसान को पता होना चाहिए। नंबर 1 बता देता हूँ मैं आपको, देख लो।
फर्जी तरीके से नागरिकता लेने के कारण, अगर आप कोई फर्जी तरीका इस्तेमाल करेंगे नागरिकता लेने के लिए तो आपकी नागरिकता यहाँ पे इंडिया में आपको हटा दिया जाएगा। संविधान का अनादर करने पर, अगर आप कोई संविधान का बुक जला देते हो या फिर संविधान के खिलाफ कोई भी वर्ड बोलते हो तो आपकी नागरिकता खत्म कर जाए। देश विरोधी गतिविधियों में, हमारे देश में ये तो ट्रेंड बन चुका है, हमारे देश के प्रति विरोधी गतिविधियों में भाग लेने का ट्रेंड बन चुका है। हमारा वही सबसे बड़ा नेता माना जाता है जो गलत तरीके से देश को रिप्रेजेंट करता है। किसी दूसरे देश में लंबे समय तक प्रवास करने पे, अगर आप जरूरत 7 साल से ज़्यादा अगर किसी देश में रहते हो तो आपकी नागरिकता को भी ख़त्म की जाती है। किसी देश में सज़ा या अपराध होने पर, अगर आप किसी देश में हो और आपने उल्टा सीधा काम कर दिया तो आपकी भी वो नागरिकता वहाँ पे इंडिया आपकी नागरिकता ख़त्म कर देगा। सर्वेक्षित नागरिकता परित्याग करने पर, अगर आप स्वेच्छा से स्वैच्छिक अगर छोड़ना चाहते हो या किसी और कंट्री में बसना चाहते हो तो तभी आपको एक अधिकार दिया गया है, आप अपनी नागरिकता को अपने आप ही छोड़ सकते हैं। अपनी स्वेच्छा से किसी राज्य, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है तो आप इंडिया की नागरिकता छोड़ना चाहते हो तो आपको उसमें कोई नहीं रोक सकता, आप उसको छोड़ के कहीं और सेटल हो सकते हो। अगर आपको इंडिया में डर लगता है या इंडिया में नहीं रहना चाहते तो आप जाओगे ओके। बहुत पॉपुलेशन है यहाँ वैसे ही, हम लोग कम हो जाएंगे। कैसा लगा? अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है और मेरे वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।